आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में कुछ यादें छोड़ जाता है। क्या खूब लिखी है ये कुछ लाइन्स, है ना। ऐसा क्यों होता है कि अक्सर इन्हीं छोटे सफर की दास्तान बड़ी लंबी होती है। तो आइए एक ऐसे ही सफर की कहानी में आज आपको सुनाता हूं। चलिए चलते हैं स्पीति के सफर पर। कहते हैं कुछ सफर तय किए जाते हैं मंजिल पाने के लिए, और कुछ सफर शुरू होते हैं खुद को ढूंढने के लिए। शिमला की वो सुबह, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जब हमारी गाड़ी नारकंडा की तरफ बढ़ी तो मानो शहर का वो सारा शोर पीछे छूट गया। देवदार के पेड़ों के बीच से छन कर आती सूरज की वो पहली किरण, ऐसा लगा जैसे कोई पुराना दोस्त मुस्कुरा कर कह रहा हो, चलो एक नई दास्तान लिखते हैं। नारकंडा पार करते ही हम उस मोड़ पर आ खड़े हुए जिसे लोग कहते हैं द रोड टू हेवन। लेकिन इस जन्नत का रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों से होकर गुजरता है। हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। एक तरफ आसमान छूती धराती हुई चट्टानें और दूसरी तरफ इतनी गहरी खाई कि नीचे बहती सतलुज नदी भी एक पतले धागे जैसी दिखती है। गाड़ी का हर एक गियर, हर एक टर्न धड़कनों को रोक देता है। यहां डर और खूबसूरती के बीच का फासला बस चंद इंच का है, पर शायद जिंदगी का असली एहसास भी वहीं होता है जहां थोड़ा सा डर हो, है ना। इसी खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ते ही सिर अपने आप झुक जाता है तांडा माता के मंदिर के आगे। पहाड़ों का एक दस्तूर है, यहां ताकत का नहीं आस्था का सिक्का चलता है। माता का आशीर्वाद लिया, दिल को तसल्ली दी और हम बढ़ चले किन्नौर घाटी की रहस्यमयी गोद में। किन्नौर घाटी, जहां हर मोड़ पर एक नई तस्वीर मुकम्मल होती है। हमारा पहला पड़ाव था सांगला, और सांगला से आगे बढ़ते ही आया छितकुल, हिंदुस्तान का आखिरी गांव, या यूं कहें तिब्बत सीमा से पहले इस जमीन का पहला अजूबा। अगले दिन सूरज की पहली धूप के साथ हम आगे बढ़े। रास्ते में एक ऐसा मंजर आया जिसने रफ्तार को रोक दिया। खाब संगम। एक तरफ से मटमैली सी सतलुज और दूसरी तरफ से नीली शांत स्पीति नदी। दो अलग मिजाज, दो अलग कहानियां यहां आकर एक हो जाती हैं। फिर आया नाको। 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसा एक ऐसा गांव जो सर्दियों में पूरी तरह सफेद चादर ओढ़ लेता है। और वहां थी नाको की वो मशहूर फ्रोजन लेक। पूरी की पूरी झील शीशे की तरह जम चुकी थी। करीब 11,300 फीट की ऊंचाई पर बसा ये गांव, जहां बास्पा नदी का पानी इतना साफ है कि आप उसमें अपना अक्स देख सकते हैं।
वहां कुछ स्थानीय बच्चे खेल रहे थे। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। हम भी अपनी उम्र का भारी भरकम कोट उतारकर उनके साथ बच्चे बन गए। कभी पैर फिसला, गिरे, हंसे, फिर उठे। आइस ड्रिफ्टिंग करने की नाकाम कोशिशें की। तब एक बात समझ आई, हम शहर वाले अक्सर खुशियों को पैसों में, सहूलियतों में ढूंढते हैं, पर जिंदगी जीना तो इन पहाड़ों के बच्चों से सीखना चाहिए। -15 डिग्री में भी जिनकी हंसी थमती नहीं है, बर्फ की उस जमी हुई परत पर गिरना और उठना मानो जिंदगी का ही फलसफा था। गिरो, संभलो और फिर से मुस्कुरा कर दौड़ पड़ो। नाकों की वो रात, उफ, हाड़ कपा देने वाली ठंड, तापमान -19 डिग्री सेल्सियस। आलम यह था कि सुबह एक कपड़ा धोकर बाहर डाला और वो कुछ ही सेकंड्स में पत्थर की तरह जम गया। पानी, हवा, सांसें, ऐसा लगा मानो सब कुछ ठहर गया है। पर सफर कहाँ ठहरता है। हम निकल पड़े स्पीति के सबसे प्राचीन इतिहास को टटोलने। सबसे पहले ग्यू गांव, जहां आज भी करीब 500 साल पुरानी एक लामा की प्राकृतिक मम्मी मौजूद है, जिसके नाखून और बाल आज भी बढ़ते हैं। विज्ञान हार जाता है जहां, आस्था शुरू होती है वहां। वहां से आगे ताबो मोनेस्ट्री, जिसे हिमालय का अजंता कहा जाता है। मिट्टी की दीवारों के पीछे छुपा 1000 साल पुराना सन्नाटा। सन 996 ईस्वी में बनी ये मोनेस्ट्री भारत की सबसे पुरानी लगातार काम करने वाली बौद्ध बस्तियों में से एक है। मिट्टी की दीवारों में कैद इतिहास। बाहर से देखने पर यह जगह मिट्टी के साधारण घरों जैसी लगती है, लेकिन इसके भीतर कदम रखते ही आप इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं। इसके अंदर सदियों पुरानी अद्भुत मूर्तियां, भित्ति चित्र और प्राचीन थंका पेंटिंग्स मौजूद हैं। दलाई लामा की पसंदीदा जगह। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान दलाई लामा अपनी सेवानिवृत्ति के बाद यहीं समय बिताना चाहते हैं, जो इस जगह की आध्यात्मिक पवित्रता को दर्शाता है। और फिर धनकर मोनेस्ट्री, एक ऐसी ढलान पर बनी भिक्षुओं की बस्ती, जिसे देखकर लगता है कि ये इंसानों ने नहीं बल्कि फरिश्तों ने पहाड़ों को तराश कर बनाई होगी। और इस दिन का अंत हुआ लिंगती आइसफॉल के सामने। एक बहता हुआ झरना जो ठंड के कहर से रास्ते में ही जमकर कांच की एक विशाल मीनार बन चुका था। कुदरत की ये कलाकारी देखकर जुबान खामोश हो जाती है। जब पहाड़ों में पारा माइनस में जाता है तो वहां सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि गाड़ियों की भी परीक्षा शुरू होती है। पेट्रोल के मुकाबले डीजल का फ्रीजिंग पॉइंट अलग होता है। माइनस तापमान पर डीजल जमता नहीं है, बल्कि उसके अंदर मौजूद पैराफिन वैक्स अलग होने लगता है। डीजल गाढ़ा होकर जेल या वैक्स जैसा बन जाता है।
नतीजा ये होता है कि फ्यूल फिल्टर और पाइपलाइन चोक हो जाते हैं और तेल इंजन तक पहुंच ही नहीं पाता। कज़ा, स्पीति का दिल। यहाँ की सुबह थोड़ी अलग थी। आज हमें उन गांवों को देखना था जो बादलों के पार बसते हैं। हम पहुंचे हिक्किम, दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस। 14,567 फीट, जहां से हमने अपनों के लिए एक खत लिखा। इस डिजिटल दौर में कागज पर स्याही से जज्बात लिखना बेहद खूबसूरत एहसास था। फिर कॉमिक, दुनिया का सबसे ऊंचा गांव जहां तक पक्की सड़क जाती है। और आखिर में लांगजा। दूर से ही भगवान बुद्ध की वो विशाल मूर्ति दिखती है जो सदियों से इस पूरी घाटी पर अपनी नजरें इनायत किए हुए है। पीछे बर्फ से ढके पहाड़ और सामने बुद्ध की शांत आंखें। और अब वक्त था स्पीति के सबसे बड़े अजूबे का। यह है की मोनेस्ट्री। स्पीति की बर्फीली वादियों में चट्टानों को गोद में लिए खड़ा 1000 साल पुराना सुकून। यहाँ रहने वाले भिक्षुओं की सादगी में हमारी भागती दौड़ती सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। हम नीचे शहरों में सब कुछ पाकर भी परेशान हैं, और ये लामा इस बेहद कम, बेहद मुश्किल हालातों में भी मुस्कुराना जानते हैं। ये जगह हमें सिखाती है कि शांति बाहर की सहूलियतों में नहीं, हमारे भीतर के ठहराव में होती है। और फिर हम चल पड़ते हैं स्पीति वैली के आखिरी सिरे की ओर। जी हां, किब्बर। इन सफेद पथरीली चट्टानों की भी अपनी आंखें हैं। आप भले ही न देख पाए, पर कोई है जो इस बर्फीले सन्नाटे में एक परछाई बनकर आपकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। द स्नो लेपर्ड, जिसे यहाँ के लोग पहाड़ों का गोस्ट कहते हैं। और फिर हम गुजरे छिछम ब्रिज, एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज। 2 बड़ी चट्टानों को जोड़ता ये पुल, जिसके नीचे देखने पर सिर चकरा जाए।
इंसान की जिद और कुदरत की ताकत का ये अनोखा मेल है। शाम को कज़ा मार्केट में घूमते हुए जब हाथ में गरम थुक्पा का कटोरा था, तब लगा कि इन ठंडे पहाड़ों के बीच यहाँ के लोगों का दिल कितना गर्म और मददगार है। सफर अब अपने आखिरी दौर में था। हम देवताओं की भूमि कल्प पहुंचे। सुबह जब खिड़की खोली तो सामने साक्षात महादेव खड़े थे। किन्नौर कैलाश की वो दिव्य चोटी। कहते हैं दिन के अलग अलग पहर में इस चोटी का रंग बदलता है। जब सूरज की आखिरी किरणें उस बर्फानी शिवलिंग पर पड़ी तो वो सोने की तरह चमक उठा। वो नजारा, वो दिव्यता शब्दों के दायरे से परे थी। ऐसा लगा जैसे इस सफर की सारी थकान, सारा दर्द उस एक पल में मिट गया। स्पीति ये एक एहसास है, एक ऐसी किताब जिसका हर पन्ना आपको थोड़ा और शांत, थोड़ा और छोटा और थोड़ा और जिंदा दिल बना देता है। हम काजा और कल्प की इन यादों को समेट कर वापस तो जा रहे हैं, पर सच कहूं तो मेरा एक हिस्सा हमेशा के लिए इन्हीं बर्फीली वादियों में नाकों की उस फ्रोजन लेक पर उन बच्चों की हंसी के पास ही छूट गया है। फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर, किसी नए सफर के साथ। तब तक के लिए जूले।